रुद्रवंती नदी, शिवानगढ़। रुद्रवंती नदी के किनारे एक खूबसूरत जगह है शिवानगढ़। यहाँ बहने वाली दरिया की लहरों और बगीचे की खुशबू की वजह से इसे पश्चिम का स्वर्ग कहा जाता है। यही देवांशों की धरती है जो मस्ती से यहाँ रहते हैं। इस बस्ती के नौजवान बहुत खूबसूरत और बेपरवाह किस्म के हैं। वे कानों में बालियां पहनते हैं और कंधे पर नए नए साल रखते हैं। उनको अपनी खूबसूरती पर अत्यधिक गर्व होता है और सभी इसमें एक दूसरे को मात देते दिखते हैं। इसी बस्ती का मुखिया था जमींदार चरण महंत। वो 5 बेटे और 2 बेटियों का बाप था। वो बहुत ही अमीर और खुशहाल था। उस गांव में सभी उसका सम्मान करते थे। सभी बेटों में वो दिव्यांश को सबसे ज्यादा प्यार करता था। इस कारण दिव्यांश के बाकी भाई उससे बहुत जलते थे। पिताजी के डर से वे दिव्यांश पर सीधे वार नहीं कर पाते थे, लेकिन पीछे ताना मारते रहते थे, जिससे दिव्यांश के दिल को ऐसी चोट लगती थी जैसे सोए हुए आदमी को अंधेरे में कोई सांप बार बार डंक मारता हो। फिर एक अंधेरी रात ऐसी भी आई जब दिव्यांश पर कयामत का कहर बरपा। उस रात उसका पिताजी चरण महंत इस दुनिया को छोड़कर चल बसा। दिव्यांश के भाइयों और भौजाइयों ने उसे अब खुलेआम बार बार ताना कसना शुरू कर दिया। वे लोग दिव्यांश को कहते थे कि वह आलसी बैठकर रोटी तोड़ता है और 2 आदमी के बराबर का दूध भी पी जाता है, वो भी मक्खन मार के। भाइयों ने दिव्यांश से छुटकारा पाने के लिए षड्यंत्र करना शुरू कर दिया और एक योजना बनाई। दिव्यांश के सभी भाई मिलकर जमीन की नाप जोख करने वाले काजी के पास गए और उसे रिश्वत देकर अच्छी जमीनों को आपस में बांट लिया। बंजर और बेकार जमीन को दिव्यांश के हिस्से में दिला दिए। ये सब देखकर दिव्यांश के दुश्मनों की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। अब वे समाज में घूम घूम कर कहने लगे कि अब दिव्यांश को उनके भाइयों ने जाल में अच्छा फंसा लिया है। दिव्यांश को भी वे अपमानित करते हुए कहते थे, यह आदमी खेत में कैसे हल चलाएगा और उसमें फसल कैसे उगाएगा, जिसके सर पर बड़े बड़े बाल हैं लेकिन दिमाग में दही भरा है। ऐसे आदमी से कौन लड़की शादी करेगी जो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता। दिव्यांश की बेइज्जती करने में भाई लोग भी पीछे नहीं थे। वे कहते, उसने तो औरतों की तरह चूड़ियां पहन रखी हैं, जो दिन भर बांसुरी बजाता रहता है और रात भर गाना गुनगुनाते रहता है। अगर वो जमीन को लेकर लड़ने आता है तो आने दो, देखते हैं कि क्या कर लेता है। हम सबकी ताकत के आगे वह अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है। दिव्यांश भारी दिल लिए अपने बैलों को लेकर खेत में हल चलाने गया, लेकिन उसकी आत्मा फड़क फड़क कर रो रही थी और धूप की तलखी उसके दुख को और बढ़ा रही थी। खेत में हल चलाते हुए जब थक गया तो वह छाया में जाकर लेट गया और आराम करने लगा। उसकी भौजाई साहिब उसके लिए खाना लेकर आई और वह अपना दर्द उससे कहने लगा, भाभी जी, मुझे खेत में हल चलाना अच्छा नहीं लग रहा है। जमीन बहुत कठोर है, मेरे हाथों में फफोले और पैरों में छाले पड़ गए हैं। पिताजी जिंदा थे तो कितने अच्छे दिन थे, जाने वे कहाँ चले गए और यह बुरे दिन मुझे देखने पड़ रहे हैं। भौजाई साहिबा ताना मारते हुए बोली, वैसे तुम तो बस अपने पिताजी की ही दुलारे थे, माँ के लिए तुम तो शर्मसार करने वाले बेटे थे। भाभी के ताने अभी दिव्यांश के कानों में गूंज ही रहे थे कि दूर से उसके बड़े भाई शिव प्रताप की आवाज आई, अरे दिव्यांश महाराज, अगर खेत से मन भर गया हो तो आओ, हमारे कपड़े धो दो। आखिर काम तो कोई करना चाहिए, बस बांसुरी से पेट नहीं भरता। दिव्यांश चुप रहा, लेकिन उसका चेहरा लाल हो उठा था, धूप से नहीं, अपमान से। तभी दूसरा भाई मृगांक बोला, सुना है दिव्यांश खेत में हल चलाने की जगह पेड़ की छाया में सोता है। वाह रे राजकुमार, खेत को तख्त समझ लिया है क्या। तीसरे भाई की बीवी ने जो बात कही वो सीधे दिल पर तीर की तरह लगी। भाभी, इसे हल चलाते नहीं देखा। हाँ, आईने के सामने खड़े होकर बालों में तेल लगाते जरूर देखा है। ये खेत नहीं, कोई महल समझ कर आया है। एक और भाई ने हंसते हुए कहा, सुना है इसने खेत में सीटी मारते हुए कोई गीत गाया, शायद जमीन पिघल जाएगी और गेहूं खुद उगाएगा। दिव्यांश और जिया की कहानी। अब की बार दिव्यांश चुप नहीं रहा। उसने हल की मूठ कसकर पकड़ ली और बोला, तानों से फसल नहीं उगती, लेकिन जिस दिन इस जमीन पर पहली बालियां लहराएंगी उस दिन यही जमीन तुम्हारे अहंकार को दबा देगी। इतना कहकर वह खेत की ओर बढ़ गया। कुछ ही दिनों बाद दिव्यांश खेत के पास पानी की क्यारियों को ठीक कर रहा था कि एक लड़की वहां आई। लंबी चोटी, सफेद झिलमिलाती चुनरी और गले में मिट्टी की माला। उसके पास एक मिट्टी की हांडी थी जिसमें ताजा मट्ठा था। मट्ठा पियोगे? उसने पूछा। दिव्यांश ने चौंक कर उसकी ओर देखा, फिर धीरे से मुस्कुराया, अगर तुम पिलाने आए हो तो जरूर। वो हंस पड़ी। नाम है जिया, मैं यहीं पास के गांव से आई हूँ, पंचायत के स्कूल में पढ़ाने। उस दिन से जिया रोज खेत की मेड़ पर आकर बैठती, कभी मिट्टी के बारे में बात करती, कभी फसलों पर किताब से कुछ पढ़कर सुनाती, और कभी बस दिव्यांश को निहारती रहती जब वो बैलों के साथ खेत जोतता। एक दिन दिव्यांश ने पूछा, तुम हर रोज मेरे खेत में क्यों आती हो? स्कूल तो गांव के बीच में है। जिया ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि यहाँ कोई कहानी हर दिन लिखी जा रही है और मैं उसे मिस नहीं करना चाहती।
इसी बीच भाइयों को जब ये पता चला कि दिव्यांश के जीवन में कोई लड़की आई है तो एक दिन जब जिया खेत में अकेली बैठी थी, तभी उसके चारों भाइयों की पत्नियां वहां आ पहुंची। उन्होंने जिया को घेर लिया और कहने लगी, बहन संभल जा, ये दिव्यांश तो बस एक सपना है, सच्चाई नहीं। इसके पास न जमीन है, न घर, न सम्मान, शादी के लायक नहीं है ये। जिया ने सबकी तरफ देखा और दृढ़ता से कहा, अगर इंसान के पास मेहनत, इरादा और दिल हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे छोटा नहीं बना सकती। दिव्यांश के पास ये सब है, बस रिश्ता तय करने के लिए कुछ तमीज चाहिए, जो आप लोगों में नहीं है। भौजाएं सन्न रह गईं। उनके पास कोई जवाब नहीं था। उसी रात दिव्यांश को उसके भाइयों ने घेर लिया। तो अब तू शादी भी करेगा? इस खेत से ही बारात निकालेगा क्या? शिव प्रताप ने गरजते हुए कहा। दिव्यांश ने डटकर जवाब दिया, हाँ, इसी खेत से बारात निकलेगी। और अगर इस जमीन पर खड़ा रहना है तो या तो भाई बनकर रहो, वरना ये खेत बहुत कुछ निगल सकता है। कुछ हफ्ते बाद रुद्रवंती नदी के किनारे शाम की ठंडी हवा में पूरे गांव ने एक सादगी भरी लेकिन आत्मसम्मान से भरी शादी देखी। जियालाल साड़ी में दिव्यांश के साथ मंडप में बैठी थी। गांव के बुजुर्ग, बच्चे और किसान तालियां बजा रहे थे। भाई दूर खड़े देख रहे थे, शायद उन्होंने हार का स्वाद चखा था। और उसी खेत में जहां कभी दिव्यांश का दिल टूटा था, अब फसलें झूम रही थी और प्रेम ने अपनी जड़ें गहरी जमा ली थी। जिया और दिव्यांश की शादी को कुछ ही हफ्ते बीते थे कि गांव में एक नई हलचल मच गई। शिव प्रताप, जो सबसे चालाक और लालची था, अब एक गुप्त चाल चल चुका था। उसने जमींदार चरण महंत के नाम दर्ज कुछ पुराने दस्तावेज ढूंढ निकाले थे, जो अब तक गांव के पुराने कोठार में पड़े थे। उनमें से कुछ दस्तावेजों में एक भूखंड की निशानदेही थी, रुद्रवंती नदी के सबसे उपजाऊ किनारे की जमीन। वो मुस्कुराया और बोला, अगर ये जमीन हमारी हो जाए तो दिव्यांश की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी और जिया, वो खुद हमारे सामने गिड़गिड़ाएगी। शिव प्रताप ने गांव के बाहर से एक नकली पटवारी बुलवाया और दस्तावेजों की हेराफेरी करके नए नक्शे तैयार करवा लिए। नक्शे में दिखाया गया कि रुद्रवंती किनारे की जमीन उस भूखंड का हिस्सा है जो अब शिव प्रताप सिंह के नाम दर्ज है। इसी बीच दिव्यांश और जिया एक नई योजना में लगे थे। वे रुद्रवंती किनारे प्राकृतिक खेती केंद्र खोलना चाहते थे, जहां गांव के युवाओं और किसानों को मुफ्त में खेती, मृदा परीक्षण, बीज चयन और जल प्रबंधन की जानकारी दी जाती। लेकिन जब वे जमीन की बाउंड्री पर नींव की पहली ईंट रख रहे थे, तभी गांव का मुंशी और शिव प्रताप वहां पहुंचे, साथ में नकली पटवारी और सिपाही। शिव प्रताप चिल्लाया, इस जमीन पर तुम लोग गैरकानूनी कब्जा कर रहे हो। ये जमीन अब मेरे नाम है। दिव्यांश सन्न रह गया। जिया आगे बढ़ी और बोली, इस गांव की जमीन तो तुम्हारे लालच से भी ज्यादा पवित्र है, लेकिन तुमने इसे भी नहीं छोड़ा। चलो पंचायत में तय करेंगे। पंचायत बैठी गई। गांव के सामने दोनों पक्ष खड़े थे। शिव प्रताप ने नक्शे और दस्तावेज पेश किए। नकली पटवारी भी साथ था। तभी जिया उठी। उसने अपनी किताबों और पुराने रिकॉर्ड से वह असली दस्तावेज निकाल दिए जो दिव्यांश के पिता ने सुरक्षित रखे थे। साथ ही उसने तहसीलदार को पहले ही बुला रखा था। तहसीलदार ने सबकी मौजूदगी में नकली दस्तावेज फाड़ दिए और कहा, यह साजिश है। सरकारी रजिस्टर में रुद्रवंती के किनारे की जमीन प्राकृतिक सेवा भूमि घोषित हो चुकी है, किसी एक व्यक्ति की नहीं हो सकती। ये लोग दंड के पात्र हैं। गांव ताली बजाने लगा। शिव प्रताप की चाल एक बार फिर नाकाम हो गई। रात में जिया खेत के पास बैठी बांसुरी की धुन सुन रही थी। दिव्यांश पास आया और बोला, तुम न होती तो मेरा हौसला भी कब का टूट चुका होता। जिया ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा प्रेम ही मेरा अस्त्र है और ये मिट्टी हमारा मंदिर। अब कोई इसे छू भी नहीं सकता। सारांश में, अगर आपका इरादा सच्चा है, मेहनत बिना रुके होती है और प्रेम आपके साथ खड़ा है, तो कोई साजिश, कोई ताना और कोई जाल आपकी किस्मत नहीं बदल सकता। आप खुद अपनी कहानी लिख सकते हैं, जैसे दिव्यांश और जिया ने लिखा।